तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक NCERT के साथ प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष। और हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2, इकाई संख्या 2 को हम पढ़ रहे हैं। इसको हम कह देंगे खंड संख्या 2। खंड 2 में हम जो हैं पढ़ रहे हैं अध्याय संख्या 2। तो खंड 2 का अध्याय संख्या 2 है वो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। ठीक है। और इसमें हम जो हैं क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो है भू आकृति खंड। भारत के भू आकृति खंड की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये सब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला की बात करें। उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें बृहद हिमालय, पार हिमालय और पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रृंखलाएं प्रमुख हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ जो हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग सिक्किम के क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम की दिशा में फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्रों में ये श्रेणियाँ जो हैं पूर्व पश्चिम की दिशा में फैली हुई हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम से दिशा में फैली हुई हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में की ओर घूम जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियाँ। ठीक है। और मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियाँ जो हैं उत्तर दक्षिण में फैली हुई हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में ये पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण में हैं और सिक्किम और दार्जिलिंग में ये पूर्व पश्चिम में हैं। अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में घूम जाती हैं और बाकी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है वहाँ उत्तर पूर्वी से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैली हुई हैं। उत्तर पश्चिम में देखें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं ये पहाड़ियाँ। ठीक है। बृहद हिमालय जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, बृहद हिमालय जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है कि पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है बृहद हिमालय की वो 2500 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई जो है 160 से 400 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच मजबूत एक लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम क्या क्या हैं? ठीक है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह क्षेत्र। हिमालय एक रोधक ही नहीं अपितु क्या है? जलवायु अपवाह क्षेत्र। और जलवायु अपवाह मतलब एक रोधक की तरह ही नहीं है वो जलवायु अपवाह सांस्कृतिक विभाजक भी है। जलवायु अपवाह का भी विभाजक है और सांस्कृतिक विभाजक भी है। ठीक है। इसके अलावा क्या आप दक्षिणी एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं दुनिया में हिमालय जैसा? ठीक है। हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, जैसे उच्चावच। ठीक। इसके अलावा पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृति जो श्रेणियां हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। तो ये उच्चावच और इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो इसमें पाई जाती है हिमालय में। पर्वत श्रेणियों के संरेखण है, दूसरी भू आकृति आधारों के साथ हिमालय निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हिमालय के 5 बड़े बड़े भाग हैं। कश्मीर या उत्तरी हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरा है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथा है अरुणाचल हिमालय।
और 5वां है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, ठीक, उत्तर पश्चिमी हिमालय। दूसरा हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। चौथा अरुणाचल प्रदेश हिमालय। और 5वां पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे। कश्मीर में अगर जाकर देखें तो ये पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊपर आती है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। कश्मीर में श्रेणियों को जब देखते हैं तो सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊपर काराकोरम है, जिससे हम रीढ़ भी कहते हैं, इसको रीढ़ कहा जाता है, ऐसा कुछ है, ट्रांस हिमालय की रीढ़ कहते हैं इसको। सबसे ऊपर काराकोरम है और काराकोरम को हम केटू भी कहते हैं। इसके अलावा उसके बाद नीचे है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी जस्ट बीच में है और जैसे कि मैंने बताया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैली हुई है ये, ठीक है। फिर आती है जास्कर, जास्कर श्रेणी है और फिर पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। तो ये इस तरह से श्रेणियाँ दी हुई है। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर श्रेणी और उसके पश्चात शिवालिक श्रेणी आ जाती है, ठीक है। देखिए कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर और पूर्व की तरफ जो फैला हुआ है, जो वृद्ध हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। उत्तर पूर्वी भाग क्या है, जो किन श्रेणियों के बीच में स्थित हैं? एक तो है वो काराकोरम श्रेणी जो सबसे ऊपर है उनके, और काराकोरम श्रेणी और बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के जो बीच में स्थित हैं उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी भाग जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में स्थित ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है, ठीक है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी जो है, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच की जो श्रेणी है उसमें एक कश्मीर घाटी आती है, कश्मीर घाटी और डल झील है, ठीक है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियाँ जो हैं बलटोरो, दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण नदियाँ बलटोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं, ठीक है। बलटोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ इसी प्रदेश में हैं दक्षिण एशिया की, ठीक है। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूँ मैं। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। करेवा क्या है? कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा होता है, उसको हम करेवा कहते हैं। करेवा का कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा कर देता है, ठीक है। अनेक दर्रे जैसे करेवा है तो करेवा एक दर्रा है। अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और छोटे पदार्थ दूसरे पदार्थों का जो है हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है, उसको हम करेवा कहते हैं। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला, इसके जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं। महत्वपूर्ण अलवण जल की झीलें जैसे डल और वुलर झीलें, अलवण यानी मीठे पानी की झीलें, ठीक। और लवण झीलें जैसे पांगांग सो, पैंगोंग सो जिसको झील को कहते हैं, ठीक है, पांगांग सो कहते हैं। इसके अलावा सोमुरिरी, 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 इसकी स्पेलिंग में तस्सोमुरिरी आता है, टी पहले आता है। तो सोमुरिरी भी इसी क्षेत्र में आते हैं लवण झीलों के रूप में, पांगांग सो और सोमुरिरी, और अलवण झीलों में डल और वलगुलर झील, ठीक है। अभी हम जिस क्षेत्र के भाग की बात कर रहे हैं
वो क्षेत्र कौन सा है, वो है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर उत्तर पश्चिमी हिमालय की ही बात हो रही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं किसी की और की बात नहीं कर रहा। इसी क्षेत्र में जो है सिंधु और सहायक नदियाँ, उसकी झेलम और चेनाब इसी क्षेत्र में अपवाहित होती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी कश्मीर, या इसको उत्तर पश्चिमी हिमालय कहते हैं, कश्मीर हिमालय कह सकते हैं। तो कश्मीर हिमालय में झेलम और चेनाब नदियाँ बहती हैं, इसी क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय जो है सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरार शरीफ भी यहीं स्थित हैं। वैष्णो देवी कश्मीर हिमालय में, अमरनाथ गुफा कश्मीर हिमालय में, चरार शरीफ भी कश्मीर हिमालय में है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के, जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो झेलम है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और झेलम नदी के किनारे पर स्थित हैं। श्रीनगर में जो डल झील है वो एक रोचक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झीलें और डल झील जो हैं मीठे पानी की झील में गिनी जाती हैं। अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं। तो मीठे पानी की झीलों में एक तो डल झील है और एक वूलर झील है, जबकि खारे पानी की झीलों में है पांगांग सो और सो मुरिरी। ये खारे पानी की झीलें कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। कश्मीर घाटी जो है उसमें झेलम नदी युवा अवस्था में बहती हैं, तथापि नदीय स्थल रूप के विकास में प्रौढ़ अवस्था में निर्मित होने वाले विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती हैं ये झेलम नदी। क्या आप कुछ और नदी भूआकृतियाँ बता सकते हैं जिनका निर्माण जो है नदी प्रौढ़ अवस्था में करती हैं ऐसी आकृतियों का, ठीक है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में नीचे की तरफ जो है अनुदैर्घ्य घाटियाँ पाई जाती हैं जिन्हें दून कहा जाता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड घाटियाँ जो है लॉन्गिट्यूडनल जो घाटियाँ पाई जाती हैं उन्हें दून कहा जाता है। इसमें जम्मू दून है, पठानकोट दून है, ये अनुदैर्घ्य घाटियाँ हैं, ठीक है। अब हम दूसरा हिमालय समझेंगे, वो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का ये हिस्सा पश्चिम में रावी और पूर्व में काली जो घाघरा की सहायक नदी हैं उन नदियों के मध्य में स्थित हैं, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल या हिमाचल हिमालय जो हैं इसको हम रावी नदी और काली नदी के बीच में देख सकते हैं। ये भारत की दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित हैं, ठीक है। इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियाँ रावी, व्यास, सतलुज जो सिंधु की सहायक नदियाँ ये है, यमुना और घाघरा जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पर इस हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इस हिमालय को अपवाहित करती हैं, ये क्षेत्र जो है इन नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र हैं। हिमालय का ये हिस्सा जो है जिसकी हम हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की बात कर रहे हैं, ये हिस्सा पश्चिम में रावी और पूर्व में जो है काली नदी जो घाघरा की सहायक है और घाघरा जो है वो गंगा नदी की सहायक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नदियाँ बहती है हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय में वो है एक तो रावी, व्यास, सतलज, यमुना और घाघरा, ये नदियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, हिमालय पर्वत समूह दक्षिण से उत्तर तक का पार्श्व चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले हैं सिंधु गंगा का मैदान, ठीक, फिर हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर कैलाश श्रेणी, फिर तिब्बत का पठार और फिर है कुनलुन की ढाल,
ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ दिया हुआ है। तो दक्षिण मतलब नीचे, ठेठ नीचे, पीछे से, पीछे मतलब मध्य भारत से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। दक्षिण की से उत्तर की तरफ जाना है तो सबसे पहले सिंधु और गंगा नदियों का मैदान आता है। मैदान के बाद में आता है शिवालिक या बाह्य हिमालय, जिसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद बृहद हिमालय, और हिमालय के बृहद हिमालय के पार जाते हैं तो फिर लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी के जस्ट बाद कैलाश श्रेणी आती है। कैलाश श्रेणी के बाद तिब्बत का पठार आता है और फिर अंत में आता है कुनलुन की ढाल। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। यानी जो हिमालय है, हिमालय का जो हमारा हिमाचल हिमालय है, उस हिमाचल हिमालय का सुदूर जो उत्तरी भाग है वो लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है और लाहौल एवं स्पीति जिले के स्पीति उपखंड में विद्यमान है। ठीक है, लाहौल और स्पीति जिला है, उनके स्पीति उपमंडल में है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधार, लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागतीभा कहा जाता है, उत्तर दक्षिण में फैली हैं और शिवालिक श्रेणी इस हिमालय खंड में स्थित हैं। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ब्रिटिश प्रशासन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। कुछ पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लेसडाउन, रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। शिवालिक का मतलब क्या है? शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिववाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक रचनाओं से हुई है। किसी समय यहाँ इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय स्थित था, जो बाद में स्थायी रूप से देहरादून में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। ठीक है, यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून जैसे चंडीगढ़ कालका का दून, इसके अलावा नालागढ़ दून, इसके अलावा देहरादून, इसके अलावा हरिके दून, इसके अलावा कोटा दून, ये सारे दून हैं। इसके अतिरिक्त अगर और आगे देखें तो इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, दून में इसकी ऊंचाई जो है 35 से 45 किलोमीटर है और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर के आसपास है। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं। वृहद हिमालय की जो घाटियाँ हैं उसमें कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं? भोटिया प्रजाति। ठीक है, ये खानाबदोश लोग होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल यानी ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं वापस। शरद ऋतु है वहाँ, उस समय तो घाटियों में लौट आते हैं वापस, और गर्मियों में जो है ग्रीष्म ऋतु में ये ऊपर चले जाते हैं घास के मैदानों में। ठीक है, और शरद ऋतु में वापस लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। ठीक है, इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं वो प्रसिद्ध फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। उत्तराखंड हिमालय, जिसको हम उत्तरांचल हिमालय, हिमाचल हिमालय भाई उत्तरांचल हिमालय कहते हैं। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी इसी इलाके में स्थित हैं। इस क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध प्रयाग नदी संगम है। इनका विवरण जो है इस अध्याय की पुस्तक 3 में भी दिया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो मैं उन 5 प्रसिद्ध संगमों के नाम हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर 5 प्रसिद्ध संगमों की बात बता रहा हूँ, और ये प्रसिद्ध 5 संगम जो हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा, बाद में जब हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ जान लेंगे। इसके अलावा जो है वो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, तीसरा भाग इसका है। इसके पश्चिम में नेपाल, पश्चिम में नेपाल। दार्जिलिंग और सिक्किम की बात करूं तो उसके पश्चिम में कौन है? नेपाल है, जस्ट वेस्ट में। ठीक, पूर्व में भूटान हिमालय, भूटान हिमालय है। पश्चिम में तो कौन सा? नेपाल हिमालय। पूर्व में भूटान हिमालय है। ये एक छोटा सा पर्वत परंतु हिमालय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है।
यहाँ तेज बहाव वाली तिस्ता नदी बहती है। तिस्ता नदी है जो तेज बहाव के साथ बहती हैं। और कंचनजुंगा जैसी ऊंची चोटियों गहरी घाटियां पाई जाती हैं। कंचनजुंगा जो है दार्जिलिंग और सिक्किम मेघालय का भाग है। ठीक है, कंचनजुंगा जैसी ऊंची और गहरी घाटियां पाई जाती हैं। कंचनजुंगा जैसी घाटियां, तिस्ता नदी बहती है यहाँ। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेपचा जनजाति और दक्षिणी भाग जो है विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके जैसे कि मैंने बताया जो सबसे ऊंचा शिखर इन पर्वतों के शिखरों पर जो है लेपचा जनजाति रहती है। लेपचा जनजाति। ठीक है, देखिए मैंने पिछला जो बताया था उसमें एक जनजाति का नाम मैंने बताया था यहाँ। ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, पीछे जो नाम दिया था मैंने, वहाँ पर जो है वो है भोटिया जन प्रजाति के लोग। ठीक है, भोटिया बताया था मैंने। तीसरा जो है, दूसरे में मैंने भोटिया बताया था। जो ये तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यहाँ पर जो मैं नाम बता रहा हूँ वो है लेपचा जनजाति। ठीक है, दक्षिणी भाग विशेषकर दार्जिलिंग हिमालय में मिश्रित जनसंख्या रहती है जिसमें सभी मैंने बता दिया। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं में मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु का फायदा उठाकर अंग्रेजों के यहाँ चाय की बागान लगाई। ठीक है, बाकी हिमालय से यह क्षेत्र भिन्न है क्योंकि यहाँ दुहार शिलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, हिमालय से यह क्षेत्र क्या है, भिन्न है। दुहार शिलाकृतियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर जिनका उपयोग चाय बागान के लिए किया गया है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने रमणीय सौंदर्य, वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए माना जाता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और आर्किड के लिए सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय जो है जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल हिमालय की। यह पर्वत भूटान हिमालय के पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला है। ठीक है, डिफू दर्रे तक ये फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। ठीक, इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां में जो हैं अरुणाचल हिमालय में, वो चोटियां जो मुख्य हैं, एक तो है वो है कांगतू और नमचा बरवा, ये शामिल हैं। अरुणाचल हिमालय की बात करें, यह पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित होती हैं। मतलब तेज बहने वाली और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों द्वारा ये विच्छेदित हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में ये तेज बहती हुई और गहरे गॉर्ज बनाने वाली नदियों से ये विच्छेदित है ये पर्वत श्रृंखला। नामचा बरुआ को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरी गॉर्ज बनाती हैं। कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग, कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यह फिर से बता देता हूँ, अरुणाचल हिमालय की कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 12मासी नदियाँ हैं और बहुत से जल प्रपात बनाती हैं, इसलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन की काफ़ी क्षमता है। अरुणाचल हिमालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार हैं। पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम, सबसे पश्चिम पहले बाद में बताऊंगा पूर्व की। तो पहले सबसे पहले मोनपा के बाद है अबोर के जस्ट बाद में मिशमी, उसके बाद है निशी, इसके बाद है नागा। तो मोनपा, अबोर, मिशमी, निशी और नागा ये जनजातियाँ हैं। इनमें से ज़्यादातर जनजातियाँ झूमिंग यानी झूम खेती करती हैं, जिससे स्थानांतरित कृषि या स्लैश या बर्न कृषि भी कहा जाता है। तो ये चित्र देखिए बहुत सुंदर हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सुंदर बताई गई है। ठीक है, देखिए ये है हिमालय पर्वत जो ऊपर दिखाया गया है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला। भूटान के जस्ट बीच में जो ये सिक्किम वगैरह हैं, इनकी बात करें तो वहाँ पर जो हिमालय था वो था दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। उसमें कंचनजंगा चोटी की बात हमने की, कंचनजुंगा
चोटी जैसी गहरी तीस्ता जैसी नदियों की बात भी वहाँ हमने की, क्योंकि यहाँ तीस्ता नदी इस बीच के हिमालय क्षेत्र में बहती हैं। भूटान के अगर पूर्व में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो दर्रे हैं और जो नदियाँ हैं वो आ जाती है अरुणाचल हिमालय में। ठीक है, अरुणाचल हिमालय में जो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो किस दिशा में फैली हुई हैं, तो इस क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखला है वो आकार लेती है और मुड़ जाती हैं। ठीक है, अरुणाचल हिमालय में दिहांग नदी, लोहित नदी, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी नदियां जो हैं यहाँ पर बहती हैं। 12 नदियां हैं, जलप्रपात बनाती हैं और काफ़ी विद्युत क्षमता है। यहाँ जो जनजातियाँ हैं उनमें मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा हैं। ठीक है, यहाँ कुछ दर्रों की बात करूँ तो एक तो बोमडीला या डाफला श्रेणी में स्थित दर्रा है, बोमडीला दर्रा। ठीक है, और फिर हम नीचे अगले हिमालय में जब आएंगे तो वहाँ हमने श्रेणियों की बात करेंगे। ठीक है, ये दिहांग नदी जो है काफ़ी बड़ी नदी मानी जाती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। देखिए, इस अरुणाचल हिमालय में जैव विविधता काफ़ी पाई जाती है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र जो है धनी है। इसका संरक्षण जो है देश समुदायों ने किया है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति के कारण यहाँ विभिन्न घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग नाम मात्र ही है। ठीक है, ज़्यादा परिवहन जुड़ाव है नहीं, इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित दुआर क्षेत्र से होकर ही यहाँ कारोबार किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए मीजो पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर फोटो में दिखाई गई है, बहुत सुंदर चित्र हैं ये। ठीक है, मीजो पहाड़ियाँ यहाँ पर है। अब हम बात करेंगे पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वतों की। ठीक है, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा जो है उत्तर से दक्षिण हो जाती हैं। पूर्वी हिमालयों में पूर्वी पहाड़ियों में और पूर्वी पर्वतों में ये पहाड़ियाँ विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, जिसमें उत्तर में इसके नाम है पटकाई बूम, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मीजो या इसी को लुसाई पहाड़ियाँ भी कहते हैं नाम से जानी जाती हैं। नीचे पहाड़ियों का क्षेत्र जहाँ अनेक जनजातियाँ झूम या स्थानांतरित खेती करती हैं। ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे बड़े नालों द्वारा अलग होती हैं। बराक मणिपुर मिजोरम की एक मुख्य नदी है। ठीक है, बराक क्या है, मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य एक झील है स्थित है, जिसे लोकटक झील कहा जाता है। मणिपुर के घाटी के बीच में झील है, लोकताक झील इसे कहते हैं, और ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। ठीक है, नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो मेघना नदी की सहायक नदी हैं। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियाँ हैं, एक तो बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं। बराक नदी जो है वो मेघना नदी की सहायक नदी है, तो मेघना बड़ी है उसकी सहायक हो गई बराक, और बराक की सहायक नदियाँ जो हैं वो मणिपुर और मिजोरम में बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी यहाँ में जो है वो चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ हैं। चिंदविन नदियों की सहायक नदियाँ हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की एक सहायक नदी हैं। म्यांमार में जो इरावदी नदी बहती हैं उसकी सहायक हैं नदियाँ जो हैं इस तरह से हैं। चिंदविन नदी की सहायक नदियाँ जो हैं वो मणिपुर के पूर्वी भाग में बहती हैं, और ये चिंदविन नदी हैं वह इरावती की सहायक हैं जो म्यांमार में बहती हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरी भारत का मैदान। देखिए, पर्वत श्रृंखलाओं की बात हमने की और इसके हिमालय के सभी प्रकार भी हमने जान लिए। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई जो है 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान इन्हें ये कहते हैं। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांट सकते हैं, खादर और बांगर। जलोढ़ मैदान को हम समझ लेंगे, पहले भाबर को समझते हैं, फिर तराई को समझेंगे और फिर जलोढ़ मैदान को समझेंगे। जो उसमें प्रकार जो खादर और बांगर है उसको भी समझ लेंगे।
भाबर जो होते हैं वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हैं। शिवालिक जो गिरिपाद का मतलब हुआ कि पर्वतों के जो चरणों में, जस्ट चरणों में है नीचे, तो शिवालिक हिमालय के जस्ट चरणों में जो ये है वो है भाबर, और ज़्यादा मोटाई होती नहीं है। इसको 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई इसकी है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ भारी जल भार जैसे बड़े शैल गोलाश्म जमा कर देती हैं, कभी कभी स्वयं इसी पुल में लुप्त हो जाती हैं। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र हैं। भाबर के दक्षिण में आएंगे नीचे तो आएगा तराई। भाबर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई पतली पट्टी है, शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है ये, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत से बाहर आने वाली नदियां जो हैं, भाबर का मतलब बड़े बड़े पत्थर और इस तरह की चीज़ें यहाँ आकर जमा हो जाती है, इसको भाबर कहते हैं। भाबर के नीचे की तरफ आएंगे तो तराई क्षेत्र आ जाएगा, जिसकी चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर के आसपास है। 8 से 10 वो हैं, 10 से 20 पे आ जाएंगे जो है तराई है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इसी क्षेत्र में, इसी प्रदेश में धरातल पर निकल कर प्रकट होती हैं, ठीक है। तराई इसको कहते हैं। भाबर क्षेत्र में लुप्त हुई नदियाँ इसी क्षेत्र में धरातल पर निकल कर प्रकट होती हैं, और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं, ठीक है। वाहिकाएं निश्चित नहीं होती हैं और ये अनूप बन जाता है, इसलिए इसे तराई कहते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है। यह क्षेत्र किससे ढका रहता है? प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है, और विभिन्न प्रकार के जो वन्य प्राणी और वन्य वनस्पतियां, जो वन्य जीव हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। बांगर और खादर जो है उसके दो नाम हैं, पुराने और नए के बने आधार के इस पर नाम है, ठीक है। इस मैदान में जो नदी की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपरदनी निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू रोदिका, ठीक, विसर्प, गोखुर झीलें, ठीक, इसके अलावा गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोदिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी जो होती हैं और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू रोदिका, विसर्प, गोखुर झीलें, विसर्प रोदिका, इसके अलावा बालू रोदिका के अलावा विसर्प, इसके अलावा गोखुर झीलें, इसके अलावा गुम्फित नदियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोदिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती हैं, और ये नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएं बनाती रहती हैं। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ अवस्था में बहने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू रोदिका, विसर्प, ठीक, गोखुर झीलें, इसके अलावा गुम्फित नदियाँ ये बनाती रहती हैं। यहाँ जो शब्द आते हैं तरह तरह के, इन शब्दों के अर्थ जो हैं आपको समझना चाहिए। जैसे एक शब्द यहाँ पर आपको दिखा, विसर्प। विसर्प किसे कहते हैं? विसर्प होते हैं किसी मंद गति से बहने वाली नदी की धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़। सर्प के तरह जो मोड़ जाती है उसको विसर्प कहते हैं। कुछ और शब्द भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे तराई किसे कहते हैं? तराई का मतलब होता है जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी, उसको तराई कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे शब्द जो हैं तरह तरह के आपको मिलेंगे, जैसे जलोढ़ मैदान है, तो जलोढ़ मैदान का मतलब क्या है? नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क और महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित एक भूमि का एक समतल क्षेत्र जो होता है वो जलोढ़ मैदान कहलाता है, ठीक है। तो इन शब्दों के अर्थ आपको समझ रहे हैं। दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग है जो एक कॉल या विदर की रेखा का अनुसरण करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ मिलेंगी, उनको आपको समझना है। इनके अर्थ समझते हुए आप चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगी। जैसे हिमनद किसे कहते हैं? हिमनद हिम और बर्फ़ की संहति हैं, ये द्रव्यमान है, या हिम और बर्फ़ से मिलकर बनी होती हैं, जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती हैं, ठीक है, और अपने
मार्ग में एक विस्तृत खड़े पार्श्वों वाली घाटी की क्रमिक रचना करती हैं। ठीक है। मृदा में उपस्थित मृत जीवांश ह्यूमस कहलाते हैं। क्षिप्रिका किसे कहते हैं? क्षिप्रिका होती किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध पैदा होता है। ठीक है, क्षिप्रिका कहलाती है वहाँ। इसी तरह बहुत सारे शब्द आपको यहाँ मिलेंगे, उनको आपको समझते हुए चलना है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सामान्य तौर पर ये एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप ये नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। उत्तर और पूर्व के बीच से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में, दक्षिण नीचे और पश्चिम दिशा के बीच में ये ऐसे बहती हैं। ठीक है, ये ऐसे बहती हैं, लेकिन ये नदी जो है आगे आती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप ये नदी 90 डिग्री मुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात कर रहा हूँ, इस नदी की बात हो रही है, और ये धुबरी के समीप जो है 90 डिग्री मुड़ जाती हैं। यहाँ आपको समझना चाहिए कि ये नदी किस तरह से मुड़ती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट की उगाई होती हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मैदान है। अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठारों की। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई के ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार की ये सीमा है, कहाँ है, कहाँ कैसे, ध्यान दीजिएगा। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, देखिए उत्तर में देखें सीधे उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक। ठीक, फिर इससे आगे आएंगे तो पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, देखिए पश्चिम में देख लीजिए गिर पहाड़ियाँ, फिर उत्तर पश्चिम में जो है दिल्ली और कटक अरावली विस्तार तक। पूर्व में चले जाएंगे तो वो आ जाएंगी राजमहल पहाड़ियाँ। दक्षिण में जो है इलायची पहाड़ियाँ, जिसको हम कार्डामम पहाड़ियाँ भी कहते हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व में शिलांग, और उत्तर और पूर्व के बीच में स्थित हैं शिलांग। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग इस चित्र में दिखाया गया है। उत्तर में शिलांग, कार्बी एंग्लोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीप भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पालायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक हैं। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती हैं, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित हैं, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं हैं। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेफरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियाँ शामिल हैं। ठीक है,
ठीक है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक शिलाकृतियाँ देखें प्रायद्वीपीय पठार की, तो वो हैं टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना या टेकरी, इसके अलावा पहाड़ी श्रृंखलाएँ, क्वार्टजाइट भित्तियाँ, ये सब यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भूत्थान व निमज्जन, भ्रंश व विभंग निर्माण प्रक्रिया के लिए अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावृत्ति भूकंपीय क्रियाओं के क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड को गॉर्ज भी कहते हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड, जिसे गॉर्ज भी कहते हैं, के धरातल को जटिल बनाते हैं। इसके अलावा चंबल, भिंड, मोरेना खड्ड इसके उदाहरण हैं। चंबल खड्ड, भिंड खड्ड और मोरेना खड्ड इसके प्रमुख उदाहरण हैं प्रायद्वीपीय भाग के। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांट सकते हैं: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और फिर उत्तर पूर्वी पठार। सबसे पहले हम समझेंगे दक्कन का पठार। क्या है दक्कन का पठार? दक्कन का पठार क्या है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम से पश्चिमी घाट, इसके पश्चिम में क्या है? दक्कन का पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। दक्कन के पठार के उत्तर में क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी और महादेव पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सहयाद्री कहा जाता है दक्कन के पठार को। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसी दक्कन के पठार को नीलगिरी, केरल में इसे अनामलाई कहते हैं जहाँ पर वो फैल जाता है, तो और केरल में इसे इलायची या कार्डमम पहाड़ी भी कहते हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। ठीक है। और इनकी जो औसत ऊंचाई है, वो लगभग 1500 के आसपास है। 1500 क्या मीटर। ठीक है। इनकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ नीचे जाएंगे तो और बढ़ती जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है अनामुड्डी, 2695 मीटर है। अनाईमुड्डी, जो पश्चिमी घाट की अनामलई पहाड़ियों में स्थित हैं। ठीक है। अनामलई पहाड़ियों में ये स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनामलाई, ध्यान दीजिएगा, अनामुड्डी। अनामुड्डी की जो ऊंचाई है वो है 2695। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा। ठीक। और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। ठीक है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है। ठीक। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां द्वारा अपरदित हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला माला, इसके अलावा पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। पूर्वी घाट की बात करें, यहाँ पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ की कुछ पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो है जावादी बात कर रहे हैं हम दक्कन के पठार की, तो दक्कन के पठार की कुछ श्रेणियाँ हैं, तो वो है एक तो जावादी श्रेणियाँ, पालकोंडा श्रेणियाँ, नल्ला माला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ फैली हुई है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भाग में हम इसकी बात कर रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें ये मिल जाते हैं। बात करते हैं अब मध्य उच्च भूभाग की। प्रायद्वीपीय भाग की बात कर रहे हैं तो मध्य उच्च भूभाग की बात करते हैं।
हम जो अभी बात कर रहे हैं वो है मध्य उच्च भूभाग। हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, जिसको 3 भागों में बांट सकते हैं। दक्कन का पठार हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य उच्च भूभाग, फिर हम उत्तर पूर्वी पठार भी पढ़ेंगे। देखिए, पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 है मीटर में। दक्कन पठार जो दक्कन पठार से उत्तरी सीमा बनाते हैं, ये बीच नीचे की तरफ जाते हैं तो दक्षिण में ये आते हैं मध्य उच्च भूभाग, और दक्षिण पठार से जाकर के उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित हैं। इनकी श्रृंखला जो है टूटी हुई है। प्रायद्वीप पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है। प्रायद्वीपीय इस पठार का भाग कहाँ तक है? जैसलमेर तक है, जहाँ अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बों और चापाकार बारखांद रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में ये कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति का प्रमाण है। ठीक है, यहाँ एक शब्द आया नाइस। नाइस किसे कहते हैं? कणिकामय गठन वाली कायांतरित शैल, जिसकी संरचना पट्टित होती है। इसकी रचना पर्वत निर्माण एवं ज्वालामुखी क्रिया से संबद्ध बड़े पैमाने पर ताप एवं दाब के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई है। ठीक है, समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के मध्य है, और उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। उत्तर में जाते पर उत्तर पूर्व दिशा में कम होती जाती हैं। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमुस श्रेणियों से निकली हैं। बनास चंबल की एकमात्र सहायक नदी है। बनास क्या है? चंबल की एकमात्र सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती हैं। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्व पठार। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से ये अलग हो गया। बाद में ये नदी द्वारा जमा की गई जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। ठीक है, आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाले जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांट सकते हैं। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और इसी का विस्तार है। ठीक है, अब हम उत्तर पूर्वी पठारों की बात करें। वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार जो हैं, इनके बीच में घाटी बनने से अलग हो गया। बाद में ये नदी द्वारा जमा की गई जलोढ़ द्वारा पाट दिया जाता है। मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी के कारण मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। इसमें आवास करने वाले जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयांतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। छोटा नागपुर के पठार के इस तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिली मैग्नाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल की। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित हैं। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है।